सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 आपका लास्ट चैप्टर है, यानी कि आज यहाँ पर इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम द्वितीय, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रथम आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और दोस्तों, इतने सारे कार्यक्रम सरकारों के द्वारा इतनी सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, जैसे कि मिड डे मील योजना सबसे प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों को पता है। इसके अलावा स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और बाल श्रम परियोजना, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, पी मोस्ट, एसओपीटी, एनपीईजीईएल, इसके अलावा ईसीसीई कार्यक्रम यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई और जिनको स्कूलों में लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये योजनाएं बहुत ही अधिक हो गई थी, तो इसी वजह से इनको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। लेसन नंबर 4 में आपने कुछ पढ़े थे और कुछ आज आप लेसन नंबर 5 में यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो चलिए, आज जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम सभी को कंप्लीट करते हैं और ये आपके लास्ट चैप्टर का लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ही अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और केवल डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाले एग्जाम चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, सभी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो आपको कितनी जानकारी है स्कूल में चलने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, स्कूल में सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे कि जब आप जाते हो स्कूल में तो सबसे पहले आप देखते हो कि एक पेंसिल बनी हुई है, उसमें 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथों में बुक्स ली है और नीचे लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान का नारा था, सब पढ़े सब बढ़े। तो इस तरीके से जो भी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, जितनी भी चीजें बनाई गई हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी स्कूलों के लिए, उन सभी के बारे में आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक हो, अध्यापिकाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे भी और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आएंगे, आप लोग प्लीज दोस्तों ऑनेस्टली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही से किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे प्रशिक्षु जरूर मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चंस उनके सही हुए थे। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है सब पढ़ें सब बढ़ें, सब बढ़ें सब पढ़ें, हम पढ़ें हम बढ़ें, उपयुक्त में से कोई नहीं, हम पढ़ें हम बढ़ें। ये भी एक वाक्य है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है आप सभी लोगों को पता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत ही सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001 में। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का भी प्रेरक वाक्य यही है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो आपको याद रखना है, चाहे संपूर्ण साक्षरता अभियान हो चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, दोनों का ही प्रेरक वाक्य क्या है, सब पढ़ें सब बढ़ें। सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें, ये नहीं कि खाली हम पढ़ें हम बढ़ें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो याद रखिएगा, सब पढ़ें सब बढ़ें, बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्व शिक्षा अभियान किस कक्षा वर्ग के बच्चों के लिए था? दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान या संपूर्ण साक्षरता अभियान ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ये योजना चलाई गई थी, ये अभियान चलाया गया था। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। आप लोग एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, और वो ये कि जो भी अभियान चलाए गए हैं वो मैक्सिमम 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाए गए हैं। क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो जितने भी अभियान चलाए गए हैं वो खासकर
जो बुनियादी शिक्षा है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से प्रॉब्लम भी होगा, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपके दिमाग में ये है कि हाँ 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे। अब इसमें अपवाद केवल और केवल एक ही स्कूल है और वो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां कक्षा 6 से लेकर के 8 तक पढ़ती हैं, यानी कि 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। तो बस यही एक कंफ्यूजन है, तो इसको आप याद रखिएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय को थोड़ा सा अलग रख करके बाकी सारी चीजें आपको याद रखना है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को ही मैक्सिमम सुविधाएं प्राप्त हैं। अगर प्राथमिक शिक्षा की बात होगी तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की बात होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है ए व बी दोनों सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, केंद्र सरकार भी मदद करती है और राज्य सरकार भी मदद करती है सर्व शिक्षा अभियान को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, NPEGEL योजना भारत के उन राज्यों में संचालित की जा रही है जहां पर महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर कम है, महिलाओं की साक्षरता दर औसत है, महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं और ये भी बता दूं कि इसका फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और कभी कभी ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी, जो आपका प्रैक्टिकल लेने आए रहे होते हैं इंटरनल एग्जाम, वो लोग भी पूछ लेते हैं, खासकर डाइट से अगर कोई आया रहता है, जैसे कि छोटी छोटी चीज जैसे कि ECC का फुल फॉर्म, DPEP का फुल फॉर्म। तो इस तरीके से NPEGEL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो बस यही है इसका फुल फॉर्म, यानी कि ये योजना लड़कियों के लिए बनाई गई थी और ऐसी जगहों पर जहां पर जो साक्षरता दर है वो कम है, तो महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर जहां पर कम है उन राज्यों में ये योजना चलाई गई। तो ऑप्शन ए जो है, महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर जहां पर कम है उन जगह पर ये योजना चलाई गई। तो इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? दोस्तों, स्कूल चलो अभियान कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई थी या ये अभियान चलाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि स्कूल चलो अभियान हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, सभी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाए गए थे। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ही मैक्सिमम अभियान चलाए गए थे और 1 से 8 तक के बच्चे ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? दोस्तों, स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक अंग है, उसी प्रकार स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और चाहे संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, स्कूल चलो अभियान हो, समय समय पर ऐसे अभियान चलाए गए किस तरीके से बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जाए, किस तरीके से बच्चों को नई नई चीजें सिखाई जाए। तो इस तरीके से स्कूल चलो अभियान, स्कूल चले हम, इस तरीके से एक एड भी आता था सरकार की तरफ से टीवी में। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा से या फिर माध्यमिक शिक्षा से? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय कहते हैं और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय को हम उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मैंने अभी आपको बताया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। तो 6 से 8 तक की पढ़ाई उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा यानी कि उच्च प्राथमिक में होती है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश देकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में
प्रवेश देकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? अभी मैंने आपको बताया है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की शिक्षा मिलती है इन लड़कियों को। और दोस्तों जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, ये आवासीय विद्यालय होते हैं। लड़कियां यहाँ पर रहती हैं और यहीं पर पढ़ाई भी करती हैं, यानी कि उनके रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था होती है और साथ ही साथ उनको पढ़ने का भी अवसर मिलता है। तो जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। और आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को देखा भी होगा। लगभग हर एक विकास खंड पर एक विद्यालय देखने को मिलता है, हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय जरूर होता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। दोस्तों कस्तूरबा गांधी विद्यालय ऐसे लड़कियों के लिए बनाया गया था जो अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की होती हैं, पिछड़े वर्ग की होती हैं, यानी कि जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है सही से, उन सभी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाया गया ताकि उन्हें रहने की भी सुविधा मिले, खाने की भी सुविधा मिले और साथ ही साथ उनको अच्छी पढ़ाई भी मिले। तो आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई बहुत ही सीमित रह जाती है और वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो इसलिए ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में चलाई गई। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाती है? ऑप्शंस हैं 2 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी 15 लाख रुपए, यानी कि प्रत्येक जनपद को ECCE कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ECCE का फुल फॉर्म क्या है? ECCE का फुल फॉर्म है दोस्तों अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना प्रारंभ की गई? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं 11 जिलों में, 10 जिलों में, 12 जिलों में या फिर 13 जिलों में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 जिलों में, यानी कि 12 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है सरकार ने बच्चों की दुकानों आदि पर कार्य करने पर कब रोक लगाई थी? यानी कि सरकार ने बच्चों को बाल मजदूरी करने पर रोक कब लगाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006, यानी कि जो 2006 था इसी में सरकार ने कोशिश की कि बच्चे, जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दुकानों पर काम ना करें, जिससे कि खासकर होटल वगैरह में देखने को मिल जाता है, छोटे नगरों में जहां पर बच्चों से प्लेट्स साफ करवाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से सरकार ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया और इस तरीके का कार्य अगर कोई करता है और अगर किसी ने बताया कि हाँ यहाँ पर इस तरीके का कार्य हो रहा है, तो वहां पर जो भी मालिक वहां पर होता है उस दुकान का या उस होटल का, उसको उस पर पुलिस कार्रवाई करती है और उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से काम करवा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन सब चीजों पर रोक लगाई और पूरी कोशिश की कि जो भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से जो बुनियादी शिक्षा है वो प्राप्त हो, यानी कि प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना 1995-96 में प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। और मिड डे मील योजना को हम पोषाहार वितरण योजना भी कहते हैं। दोस्तों मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, यानी कि आजादी के दिन स्टार्ट हुई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि आजादी का दिन चुना गया था इसके लिए 15 अगस्त 1995। इस डेट को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही एक योजना है मिड डे मील योजना जिससे आपकी स्कूल में रोज मुलाकात होगी। जब भी आप अपने स्कूल जाओगे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप टीचर बन जाओगे, तो रेगुलर आपके स्कूल में खाना बनेगा। तो मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। तो उस समय बच्चों को स्कूल में खाना पका पकाया नहीं मिलता था, बल्कि बच्चों को राशन मिलता था। ठीक है, चावल और गेहूं मिलता था। 2004 से विद्यालयों में खाना बनना शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले केवल बच्चों को क्या मिलता था? राशन मिलता था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है मध्याह्न भोजन योजना का ध्येय है भूखे बालकों को दया करके भोजन खिलाना, बालकों को प्रलोभन देना, विद्यालय को धर्मस्थल तथा भंडारे जैसा स्वरूप प्रदान करना, बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना।
तो दोस्तों मिड डे मील योजना चलाने का कई सारा उद्देश्य था। इसमें सबसे पहला था कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। जब वो पौष्टिक आहार मिलेगा उनको तो कुपोषण की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों को। इसके अलावा बच्चों को जब पौष्टिक खाना मिलेगा तो बच्चे स्कूल को यानी कि स्कूल को बीच में छोड़ करके भाग नहीं जाएंगे, घर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरवल में खाना खाने के बहाने इससे पहले घर चले जाते थे और वो आते नहीं थे, वापस घर से स्कूल नहीं आते थे। तो इस तरीके से बालकों को जब पौष्टिक आहार देकर उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से बच्चे स्कूल अधिक आएंगे और नामांकन में भी वृद्धि होगी और इस तरीके से जो अपव्यय अवरोधन की समस्या है ये भी काफी हद तक कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। बच्चों को पौष्टिक आहार देकर उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्याह्न भोजन वितरण योजना आवश्यक है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए, पढ़ने में रुचि बनाए रखने के लिए, और यहाँ पर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मध्याह्न भोजन वितरण योजना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है और पढ़ने में रुचि बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए था उपयुक्त सभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर यही होगा कि ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। जब बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, जब बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो वो स्कूल भी रोज आते हैं और मन लगा करके पढ़ाई भी करते हैं। तो अगर स्कूल में अच्छा खाना बन रहा है तो उस स्कूल में बच्चों का हेल्थ भी अच्छा होगा, बच्चों का पढ़ने में भी मन करेगा और बच्चों की उपस्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आप लोग अपने अनुसार भी सोच लीजिएगा दोस्तों, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था उपयुक्त सभी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कक्षा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलती है, चाहे वो प्राथमिक के बच्चे हों चाहे उच्च प्राथमिक के हों। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 सभी के बच्चों को, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रति बालक कितनी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है? ये आप सभी लोगों को पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में हर एक बच्चे को साल में 2 यूनिफॉर्म मिलता है, यानी कि एक ही बार मिलता है लेकिन 2 सेट मिलते हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म के 2 सेट मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर अगर मान लीजिए लड़की है तो उसको 2 शर्ट और 2 स्कर्ट मिलेंगे, अगर लड़का है तो उसको 2 शर्ट और 2 पैंट मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर यानी कि उनको 2 यूनिफॉर्म मिलते हैं प्रत्येक बच्चे को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1976, 10 जनवरी 1976, 9 जनवरी 1975 या फिर 2 अक्टूबर 1975। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? ऑप्शंस है पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और NPEGEL का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? ऑप्शंस हैं मेंटल कैंप, विषय संबंधी कैंप, रेमेडियल कैंप या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेमेडियल कैंप, यानी कि बच्चों की समस्याओं का निदान होता है रेमेडियल कैंप के माध्यम से, या फिर इसको हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों की जो भी विषयगत कमजोरी होती है जब उसका निदान हो जाता है तो उसे ही हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है?
निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है और ये मैं शुरू से आप लोगों को बताते हुए आ रही हूँ इस पूरे टॉपिक में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने मेरे क्लासेस भी अटेंड किए होंगे। जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड किए हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को एक-एक योजना को एक-एक वीडियो में पढ़ाया है, एक-एक दिन पूरा लगाया है आप लोगों के लिए कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं दे पाऊँ, ताकि आप लोग आसानी से अपने सभी विषयों को अच्छे से तैयार करते हुए चलें। दोस्तों आप लोग के पास जो भी समय है उसमें आप बहुत मेहनत करिए। अगर सच में आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। कंपटीशन धीरे-धीरे बहुत ही टफ होता जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन टफ हो रहा है, तो इसके लिए आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब आपके सभी विषय स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप सभी को पता है सुपर टेट में टोटल 14 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप जितनी मेहनत अभी से करोगे ये मान करके चलना है कि हाँ हमको टीचर बनना है तो हमको अपने सभी सब्जेक्ट को मजबूत करना है, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो और ये जितने एजुकेशनल पेपर्स हैं आपके 8 पेपर्स पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक। तो इन सभी को जब आप ध्यान में रख करके चलोगे और अपना गोल आप क्लियर रखोगे तो निश्चित रूप से आप जरूर टीचर बनोगे बहुत ही जल्द। वैकेंसीज तो आती रहेंगी, क्योंकि प्राइमरी में वैकेंसीज हमेशा खाली होती रहती हैं। हर साल 12 से 13 हजार टीचर रिटायर होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, तो हमेशा जगह रहती है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक सीट बुक रखनी है। तो आप मेहनत करोगे तभी आपके लिए एक सीट रिजर्व रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? दोस्तों स्कूल चलो अभियान चलाया गया था 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक। दोस्तों स्कूल चलो अभियान चलाया गया। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शंस हैं सन 2000-2002 के बीच में, 2004-2005 के बीच में, या फिर सन 2004-2006 के बीच में, या फिर सन 2005-2006 के बीच में। दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना 2004-05 से स्टार्ट की गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? डीएम, बीएसए, सीडीओ या फिर डीआईओएस? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, डीआईओएस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईसीसीई कार्यक्रम के तहत प्रदत्त सुविधाएं हैं केयर सुविधा, क्रंच सुविधा, प्ले स्कूल की सुविधा या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों केयर सुविधा, प्ले स्कूल की सुविधा, क्रंच सुविधा ये सभी ईसीसीई कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर उन बच्चों की बात हो रही है जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में आने से पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, प्लेवे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें किस तरीके की सुविधा दी जाए। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है कि समेकित बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 से स्टार्ट की गई। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष है। दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 में ये स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग पर आधारित है? दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सहयोग पर आधारित है। इसके अलावा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का सहयोग टीचर्स भी कर सकते हैं, राज्य सरकारें भी कर सकती हैं और जो भी सहयोग करना चाहे श्रम मंत्रालय का सभी लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सहयोग पर तो ये योजना या परियोजना आधारित है ही, लेकिन आप अगर चाहें तो श्रम मंत्रालय की मदद कर सकते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है?
सर्व शिक्षा अभियान आ गया दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, स्कूल चलो अभियान हो, संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, सभी के सभी शिक्षा का मूल अधिकार 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को या बालिकाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार है। तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा। तो ये क्वेश्चन आपने देखा 2016 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो संचालित होने वाले कार्यक्रम हैं, इनको वित्तीय सहायता यानी कि धन कौन प्रदान करता है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य और केंद्र सरकार दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इसका खर्च वहन करते हैं। यानी कि जितने भी अभियान चलाए जाते हैं प्राइमरी विद्यालयों में, मोस्टली वो राज्य सरकार और केंद्र सरकारें मिल करके चलाती हैं उन योजनाओं को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो में बने हुए होंगे और सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसे कितने प्रशिक्षुओं ने कंप्लीटली सभी क्वेश्चंस को देखा है और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही से सॉल्व भी किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? इसका आंसर मैंने पहले भी आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए बनाया गया, यानी कि उपयुक्त सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए ये योजना चलाई गई। क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर साक्षरता दर बहुत ही कम थी, वहां पर लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाने की कोशिश की गई। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से प्रारंभ की गई? आ गया वही क्वेश्चन दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जो मिड डे मील योजना है उसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से हो रहा है, और मैंने आपको बोला था भी कि ये डेट आप याद रखिएगा। तो 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना चली आ रही है, जिसको हम मिड डे मील योजना के नाम से आज जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि उद्देश्य नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पोषाहार वितरण योजना के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो सभी को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य है वो बच्चों का विद्यालय में ठहराव और वृद्धि करना, यानी कि बच्चों की संख्या को भी बढ़ाना और बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो इसकी भी व्यवस्था करना। बच्चे जब स्कूल में खाना खाएंगे, मिड डे मील खाएंगे और वो बहुत ही पौष्टिक बना होगा, तो बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और पुष्ट भी बनेंगे। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन भी कम होगा, क्योंकि बच्चे तब स्कूल छोड़कर जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है और बहुत अच्छे से खाना भी मिल रहा है, हमको हर हफ्ते दूध मिलता है, फल मिलता है। तो बच्चे कम स्कूल को छोड़ना पसंद ही नहीं करेंगे वो। तो इस तरीके से अगर बच्चा स्कूल रोज आएगा तो वो पढ़ने में भी ठीक रहेगा। जो भी बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं उनकी पढ़ाई की धार भी बिल्कुल बनी रहती है और कुपोषण की समस्या भी दूर होगी जब पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सभी पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्यों में आते हैं और यहाँ पर पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कोई भी उद्देश्य ऐसा है ही नहीं जो नहीं है, बल्कि सभी क्या है, पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्यों में ही आते हैं। तो इसलिए ये चारों ही ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य हैं। और यहाँ पर पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उसके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा, ये सभी पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2004 से। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। दोस्तों, सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी केरल राज्य में। केरल राज्य ही है जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है और इस राज्य की साक्षरता दर बहुत ही अधिक है। यहाँ पर सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा केरल राज्य में की गई थी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी?
दोस्तों, स्कूल चलो अभियान हो या सर्व शिक्षा अभियान हो, संपूर्ण साक्षरता अभियान हो, सभी में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई। दोस्तों, जो एनसीएलपी यानी कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना थी, ये प्रारंभ की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? दोस्तों, स्कूल में बच्चे रेगुलर आए, बच्चे क्लासेस में फेल ना हो, इनके लिए बच्चों को कौन-कौन सी योजनाएं प्रदान की गई हैं, स्कूलों में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, कौन-कौन सी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं, छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तकें एवं ड्रेस या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, स्कूल में बच्चों का जो ह्रास है और अवरोधन है, इनको रोकने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति, बच्चों को मिड डे मील भोजन, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, ये सभी मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ह्रास और अवरोधन के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ह्रास का मतलब क्या है, बच्चा स्कूल आया, 1-2 महीने स्कूल आया, उसके बाद एकाएक स्कूल से गायब हो गया, स्कूल वो आ ही नहीं रहा है। और अवरोधन का मतलब कि बार-बार बच्चा एक ही क्लास में फेल हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गए ह्रास और अवरोधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। 39 सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे प्रशिक्षु लास्ट तक बने हुए होंगे और आप लोग अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग हमें मोटिवेट करिए। जब आप लोग हमें मोटिवेट करोगे, तो हम लोग आपके लिए और ढेर सारी वीडियोज़ ऐसे ही लेकर के आएँगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आए आगे चल कर के। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपके दिमाग में वो आंसर बैठ जाए और आप कभी भी उसको भूलो ना। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने कॉलेज ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया करिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की आवश्यकता है, वहाँ पर प्लीज़ शेयर कर दिया करिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जितने क्वेश्चन सही हुए होंगे, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा और लगातार ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी अगर आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स करोगे तो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। पोषाहार वितरण योजना, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना सब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, पोषाहार वितरण योजना नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए या शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए स्कूलों में स्टार्ट की गई थी और इसके साथ ही साथ बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उनको कुपोषण ना हो, अपव्यय और अवरोधन ना हो, बच्चे शिक्षा में रुचि लें। तो ये सभी इसके उद्देश्य थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा और सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों, आपको इससे पहले की सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक में जा करके सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं, सभी विषयों की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बस ऐसे ही लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। दोस्तों, साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।